तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन की। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 1 पहले ही सॉल्व कर चुके जो कि फुल सिलेबस था। और मॉक टेस्ट नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉलिटी बेस्ड। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के। और ये इसमें सिलेबस क्या क्या है मैं बता दूँ। पहले तो सिलेबस तो है वो बेसिक सिलेबस है, मतलब जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन होंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे पहले। दूसरा प्रीएम्बल के क्वेश्चन होंगे। तीसरा सिटीजनशिप के क्वेश्चन होंगे। चौथा इसमें क्वेश्चन होंगे फेडरलिज्म के। ओके, फेडरलिज्म में क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे बिकॉज फेडरलिज्म इज अ मेन टॉपिक इन यूपीएससी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन होंगे अबाउट द सिटीजनशिप, यूनियन इन टेरिटरी के क्वेश्चन होंगे। तो ये सब हमारे पास ये सिलेबस है इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा जाता है उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। बट ये बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं होंगे, अभी बहुत मुश्किल नहीं होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, याद रखना। ओके, सो आपको एक पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की रीडिंग बहुत जरूरी है। वही एक रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला, 2-3 रीडिंग बहुत जरूरी है उसकी, तभी तो आप इसको करेक्ट कर पाओगे, वरना सही नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे। और ये न्यू यूपीएससी ट्रेंड के बेसिस में क्वेश्चन होंगे। मतलब जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको जो सब स्टेट के बारे में पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे यार। तो हलवे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हलवा क्वेश्चन सब सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख के समझ आएगा नाउ। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है वो भी यूपीएससी के नेट ट्रेंड के हिसाब से ही है। ओके, नाउ नॉट ऑन द प्रीवियस जो पहले आते थे वैसे नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सीरियल नंबर कुछ दिए हुए हैं, टाइटल्स दिए हैं और प्रोविजंस दिए हैं। ओके, सो फर्स्ट इज दी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? आर्टिकल 32 को बोलते हैं क्या? बिल्कुल, दैट टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? मैग्ना कार्टा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। सो मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। बिल्कुल सही है यार, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। थर्ड इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने इंदिरा गांधी जी ने इतना ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिया था कि उन्होंने एक नया संविधान ही रच दिया था, इसलिए हमने इसको क्या बोला? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला। किसको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ज्वेल सेट मतलब रत्न कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रीएम्बल इज नोन एज द ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच है? और ऐसा नहीं है कि आप इसको एलिमिनेशन से हटा सको, एलिमिनेशन से आप इसको हटा नहीं पाओगे, बिकॉज जो ऑप्शंस है वो नए यूपीएससी ट्रेंड के बेसिस में है। तो वन पेयर, 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 पेयर करेक्ट है, दैट इज ए 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। हाँ, मैंने सिलेबस में एक लिखना चीज भूल गया था, यहाँ पे सिलेबस जो मैंने लिखा था उसमें एक नेशनल इमरजेंसी भी ऐड कर देना। इमरजेंसी इज ऑल्सो इन सिलेबस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा चीज इसमें से करेक्ट है, ये हमसे पूछा है। एट मूवमेंट only one type of national emergency can be proclaimed. No, at a movement only one type of national emergency can be proclaimed. देखो जहाँ पे only आ जाए वहाँ पे सतर्क हो जाने की जरूरत है, यहाँ पे सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि देखो 1975 में जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया, उस समय पहले ही इलेक्शन मतलब वॉर के बेसिस पे 1975 में जो वॉर हुआ था उसकी वजह से क्या था, उसकी वजह से इमरजेंसी लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस में, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस में फिर से इमरजेंसी घोषित कर दिया। तो उस समय 1975 में 2 इमरजेंसी लग रहे थे एक साथ, दैट इज द इमरजेंसी ड्यू टू वॉर एंड इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो एक साथ 2 इमरजेंसी लग सकता है, तो ये नहीं लग सकता बोल रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Second, the proclamation of national emergency can be challenged in a court on the ground that the declaration was based wholly extraneous and irrelevant fact. बिल्कुल सही है। तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये सही है, बिकॉज इन द मिनर्वा मिल केस 1980 में जो मिनर्वा मिल केस हुआ था, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला है कि हम नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन को हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ
तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम इन इंडिया। ओके, नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम इन इंडिया ओनली थ्राइस टिल डेट। बिल्कुल सही है। 1965 का वॉर के समय इंडिया चाइना वॉर, 1975 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1975 इंदिरा गांधी ने कांड कर दिया था वो वाला। तो सही है ये वाला। When the Lok Sabha is dissolved, the President must revoke the proclamation of national emergency if the Rajya Sabha passes a resolution disapproving its constitution। यहाँ पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं है भाई। यहाँ पे लोकसभा अगर बोले कि भाई चलो प्रेसिडेंट्स रूल को हटा दो, नेशनल इमरजेंसी हटा दो, तब हटा सकते हैं, नॉट दी लोकसभा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहे हैं, दैट इज ए 2 and 3। तो द आंसर इज बी। Now question number 3 है consider the following statement with reference to inner line permit recently seen in news। inner line permit के बारे में हमको बताना है। The concept of inner line permit rises from the North Eastern Council Act of 1971। ये गलत है भाई। ये गलत क्यों है? बिकॉज ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रेगुलेशन एक्ट 1971 के अंदर नहीं आया था। ये इनर लाइन परमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो है बंगाल जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया था 1873 का, ये उसके अंडर आया था। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एट प्रेजेंट द सिस्टम इज एप्लीकेबल इन मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये गलत है बिकॉज ये 4 स्टेट्स में है, उसमें मेघालय नहीं आता है, नागालैंड तो आता है, अरुणाचल प्रदेश तो आता है, मणिपुर आता है और मिजोरम। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एन इनर लाइन परमिट इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे डी है, 3 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। गलत। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। यस, जो सेपरेशन ऑफ द स्टेट है फ्रॉम रिलीजन, उसमें हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा सेक्युलरिज्म अप्लाया है जिसमें हम क्या करते हैं, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ देयर इज अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वेयर वी टेक अ प्रिंसिपल डिस्टेंस। हमारे क्या किया, धर्म को और स्टेट को दूर दूर रखा है। ओके, डिस्टेंस बना के रखा है दोनों के बीच में। थर्ड इज करेक्ट और आंसर इज थर्ड। Now question number 5, a resolution passed by the state legislature of Karnataka aimed to establish an institutional mechanism to develop Hyderabad Karnataka region and promote inclusive growth. It was aimed to reduce inter-region and inter-district disparity in the state of Karnataka. A bill was introduced in the parliament to give effect to this resolution. The bill sought to insert Article 371J in the Constitution to empower the Governor of Karnataka to take steps to develop Hyderabad Karnataka region. What kind of majority is required for the bill given above to be added to the Constitution? A. Have majority of the votes of the member of the House present and voting. Majority total membership of the House and by a majority not less than 2/3 of the member of the House present and voting. C. Have majority total membership of the House, majority of the 2/3 of the member present and voting in the parliament supported by more than 50% of the state legislature. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है भाई? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 371J की। ठीक है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बाय दी स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। बट क्या यहाँ पे हम फेडरल नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। अगर फेडरल नेचर को हम अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हमको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट्स का? नहीं लेना पड़ेगा। सो हमारे पास मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ये है स्पेशल मेजोरिटी। बट यहाँ पे 50% वाला जो है ना, डी वाला, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसको भी हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। बट ये जब इस्तेमाल करते हैं जब हम फेडरल नेचर को चेंज कर रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी।
ओके, नाउ सिक्स्थ है नामसाई डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, एडिशन ऑफ एन एंडेंजर्ड लैंग्वेज इनटू 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट डुअल सिटीजनशिप। तो ये जो है ना नामसाई डिस्प्यूट, ये जो दिया है नामसाई डिक्लेरेशन जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट के बेसिस पे था। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट किस किस स्टेट के बीच में था? ये बॉर्डर डिस्प्यूट था नामसाई कन्वेंशन, हमने अरुणाचल प्रदेश, और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था जो कि सेटल कर दिया गया। अब 2022 में ये हुआ था। Now question number 7 है which of the following statement given below with reference to the working of Indian political system reflect its federal spirit? इसमें से कौन सा फेडरल स्पिरिट के बारे में बता रहा है? क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना, emergence of regional parties, Supreme Court imposition of several procedural limitation on the use of Article 356, demand of the state for more financial grant for the center to meet their developmental needs। तो याद रखना भाई, देखो फेडरल नेचर का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, दोनों सेंटर और स्टेट दोनों बराबर के ताकतवर हो दोनों के पास, ठीक है। तो अगर क्रिएशन कर दिया स्टेट का तेलंगाना का, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, फेडरल नेचर की तो बात कर रहे हैं, हम हमारे पे स्टेट को थोड़ा सा पावर दे रहे हैं, स्टेट बना रहे हैं, तो ओके। सो इस तरह से हम सोचे तो ये सही हो जाएगा। एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, अगर रीजनल पार्टीज एमरजेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर को थोड़ा सा वीक कर रहे हैं, सो ये भी एक फेडरल स्पिरिट की बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ सेवरल प्रोसीजर लिमिटेशन, अगर हमने आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल जो कि एक तरह से क्या है, यूनिटरी नेचर है, ओके, यूनिटरी बायस को बता रहा है। तो अगर हमने क्या किया, हमने इसके लिमिटेशन कर दिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम फेडरल स्पिरिट को कम कर रहे हैं, हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, फेडरल स्पिरिट को सॉरी यूनिटरी स्पिरिट को कम कर रहे हैं, फेडरल स्पिरिट को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आंसर होगा। फोर्थ, डिमांड ऑफ द स्टेट फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम दिस सेंटर टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स, बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, मोर फाइनेंशियल ग्रांट दिया, ओके, तो क्या होगा, स्टेट और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएगा। सो ये फेडरल स्पिरिट को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा। सो हमसे पूछा है करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी 1, 2, 3 एंड 4। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मेजोरिटी पार्टी रूल, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर कॉमन टू द स्टेट गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया एंड ब्रिटेन, मतलब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, ब्रिटेन के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें से कॉमन क्या है? तो बताओ भाई कि हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड के अंदर इलेक्टेड है क्या? नहीं है, वहां पे तो क्वीन है। तो फोर्थ जहां उसको हटा दो, फोर्थ यहाँ हटा दो, हटा दिया तो क्या बचा, डी बचा, आंसर हो जाएगा डी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इफ एनी टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी विल ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई एक बात करो, हमने पाकिस्तान को, मान लो कि पाकिस्तान को हमने कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान को जब हमने कब्जा कर लिया तो ऐसा नहीं होगा भाई वहां से अपने पास, सपोज वहां के जो टेररिस्ट है ना, अगर हमारे पास वहाँ का टेररिस्ट हो भी हमारा इंडिया सिटीजन बन जाएंगे, तो उनको हम राइट्स देना नहीं चाहते। सो ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं बनेंगे। हम बताएंगे कि हाँ ये आर्मी का मेंबर है, ये गद्दार है, और मान लेंगे कि हाँ ये आतंकवादी है, इसको हम नहीं बनाना चाहते मेंबर, किसी और को बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं, ओके। सो ऑटोमेटिकली तो हर ऑल पीपल नहीं हो जाएंगे, ऑल द पीपल्स नहीं हो जाएंगे, सो इनकरेक्ट हो जाएगा। हम बताएंगे, हमारी पार्लियामेंट ये बताएगी हाँ उस देश के ये मेंबर्स हमारे पार्ट रहेंगे, उस देश के ये मेंबर हमारे पार्ट नहीं रहेंगे। So first is incorrect. The act empowers the central government to derive or to deprive any citizen of Indian citizenship. Any citizen of Indian citizenship if he or she has shown disloyalty to the constitution। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती करते हैं, मैं भी गलती किया था इसको, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, पहला तो सब जान रहे थे कि हाँ ऑटोमेटिकली नहीं होता, लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े, सेकंड स्टेटमेंट को जब पढ़ते हैं, द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिप्राइव एनी सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ he or she has shown disloyalty to the constitution of India। सपोज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी शो कर दिया, ठीक है ना, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से इज्जत नहीं दिया, तो क्या मेरा सिटीजनशिप चला जाएगा क्या?
नहीं जाएगा, बिकॉज आई एम एन इंडियन सिटीजन। बट कोई अमेरिका का आदमी आया और यहाँ का इंडियन सिटीजनशिप लिए और उसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सिटीजनशिप को ले सकती है? ले सकती है। बट मेरा ले सकती है? नहीं ले सकती है। तो इस स्टेटमेंट ने ये बोल रहा है कि कोई सा भी सिटीजन, मतलब वो अमेरिका का भी सिटीजन हो चाहे वो इंडिया का भी सिटीजन हो, क्या वो दोनों का सिटीजनशिप ले सकता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकता भाई। जो नेचुरलाइज सिटीजन है, हु हैज एक्वायर्ड सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड थ्रू अदर मीन्स, कैन देयर सिटीजनशिप बी टर्मिनेटेड? यस, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। बट हमारा नो। सो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये ऑल सिटीजन की बात कर रहा है। एनी सिटीजन मतलब क्या समझ रहे हो? ऑल सिटीजन। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा, कैट क्या जाएगा? नाइदर वन नॉट टू। अच्छा क्वेश्चन यार, पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल की बात करनी है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन पास एन ऑर्डर टू द गवर्नमेंट टू एनफोर्स आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल टू गिव जस्टिस टू एन एग्रीड पर्सन। याद रखना, प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। मतलब अगर प्रीएम्बल में लिख दिया है कि हमको क्या चाहिए, अपने को सेक्युलर होना चाहिए और कहीं पे ऐसा ना हो, और गवर्नमेंट ने नियम बना दिया, वो बोले कि भाई प्रीएम्बल में लिखा है मैंने बना दिया, तो क्या चलेगा? क्या नहीं, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। उसके थर्ड, एज पर द प्रीएम्बल, ओके, एज द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन इन द प्रीएम्बल। भाई प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो प्रीएम्बल के बारे में तो चीज हमेशा रखना, क्वेश्चन बार बार बनता है। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Now, question number 11 है, consider the following statement with reference to the provisions of national emergency under the Constitution of India. फिर national emergency का question आ गया। During a national emergency, the president get empowered to issue ordinance on the state subject only if parliament is not in session. बिल्कुल सही है भाई, जब पार्लियामेंट है तो क्यों ऑर्डिनेंस लाएगा यार, वो तो सीधा नियम बना देगा ना। सो फर्स्ट इज करेक्ट। The proclamation of national emergency must be approved by both the House of the Parliament within 2 months from date of its issue. ये 2 मंथ नहीं है भाई, 1 मंथ है, 1 मंथ। दिस इज इनकरेक्ट। 2 मंथ तो किसके लिए है? प्रेसिडेंट्स रूल के लिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। थर्ड, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स आर सजेस्टेड बाय द फाइनेंस कमीशन कैन बी कैंसल्ड। नेशनल इमरजेंसी के समय क्या ये कर, देखो अब मैं पहला सही दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो हमने हटा दिया आंसर, तो आंसर तो 1 ना। देखो तीसरा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स कैन बी सजेस्टेड बाय द फाइनेंस कमीशन कैन बी कैंसिल। बिल्कुल सही है भैया, अगर हम नेशनल में से तो कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फीचर्स बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल्कुल सही है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन दैट इज आर्टिकल 142। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल्कुल सही है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल्कुल सही है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक और चीज़ लिया है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर। फेडरल नेचर भी लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी लिया है। तो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ मेनी द पेयर आर करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ना क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्स पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज।
फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट क्या है भाई, यहां तो ठीक है, मैंने पढ़ा है कि इसमें आर्टिकल 3 के अंदर दी वंस विच कंटेन द एरिया मेंशन अंडर द शेड्यूल, भाई वो देखो फिर से पता हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स एक्सेप्ट द वंस विच कंटेन द एरिया मेंशन अंडर आर्टिकल अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में कौन आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है। क्या इन स्टेट्स का क्या बाउंड्री को पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि स्टेट के एरिया को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट, उसने थोड़ी ना बोला आर्टिकल 3 ने कि भाई वहाँ पे 6th शेड्यूल नहीं आता है। तो इट इज नेवर मेंशन, इट इज नेवर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है फर्स्ट इनकरेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो आंसर क्या बचा, D3 ओनली। अब देख लेते हैं उसको। सेकंड, द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इज रिक्वायर्ड, president and governor is required to introduce a bill in the parliament for changing the boundaries of a state। ये प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का तो चाहिए बट गवर्नर का कोई जरूरत नहीं है भाई, गवर्नर की जरूरत नहीं है हमको। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर नॉट कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये किसके अंदर बोला है, ये आर्टिकल 4 के अंदर बोला है कि भाई कोई भी हम यहाँ पे 1, 2, 3 करने के लिए, कोई भी आर्टिकल इस चीज़ों को हम लगाने के लिए हम क्या नहीं करना है, अपने को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानना है, इट इज़ बाय सिंपल मेजोरिटी कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ कमीशंस दिए हैं और उस कमीशंस के हमको रिकमेंडेशंस बताने हैं। राजमन्नार कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशन क्या था, रेसिड्यूरी पावर शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। बिल्कुल सही है, राजमन्नार ने कहा कि जो रेसिड्यूरी पावर जो कि सेंटर के पास है अभी, उसको हमको स्टेट्स को देना चाहिए। फर्स्ट इज करेक्ट। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, द वर्ड यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा है ना, तो इसने बोला वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने कि ये अपने पास इसको यूनियन को हटा के फेडरेशन कर दो, यूनियन को हटा क्या कर दो, फेडरेशन कर दो, ऐसा बोला था किसने, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने। बट ये है क्या, सही कह रहा, सही सही बोला था क्या इसने, हाँ बिल्कुल बोला था। थर्ड, सरकारी कमीशन, द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। बिल्कुल, सरकारी कमीशन जो कि 1983 में आया था, जिसने अपना रिकमेंडेशन 2 साल बाद दिया था, 1985 में या फिर 77 में दिया था, पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो 83 में बना था, लेकिन द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। बिल्कुल सही, सेंटर कंसल्ट करना चाहिए किसको, स्टेट को, कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाने से पहले। बिल्कुल ऐसे ही बोला था। पंची कमीशन जो आया था 2009 में आया था, ये बोल रहा था कि पेंसी कमीशन ने क्या बोला था कि प्रोसीजर लेड डाउन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर। बिल्कुल सही है, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, इम्पीच करते हैं प्रेसिडेंट को, उसी प्रकार से हमको इम्पीच करना चाहिए गवर्नर को। ऐसा किसने बोला था, पेंची कमीशन में। दिस 2 कमीशंस आर विद रेफरेंस टू सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड दिस ऑल दिस 4 कमीशंस आर विद रेफरेंस टू सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। क्योंकि हम बात, मैंने सिलेबस में बात की थी कि नहीं, फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना भाई, तो इसीलिए ये भी करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है, करेक्टली मैच, तो यहाँ पे ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स और दी होल फेयर्स आर करेक्टली मैच। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और उस सिलेबस में एक और चीज ऐड कर देना यार, यहाँ पे जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के थे वो भी हैं, क्योंकि जो कि लक्ष्मीकांत वो भी मेंशन है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो भी मेंशन है लक्ष्मीकांत के अंदर, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। Now question number 15 है, consider the following statement with reference to the regulating act of 1773. It empowered the governor general in council to frame regulation for the provisional court and council. It required the Supreme Court to administer the personal law of Hindu and Muslim. ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था भाई, ये सेटलमेंट एक्ट जो था ना, इसमें कुछ गलतियां थी। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसमें गलतियां थी, उसको सेटल करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया हमने 1781 में। इसने बोला कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स
एंड काउंसिल्स, तो फर्स्ट जो है वो सेटलमेंट के हिसाब से सही है, बट हमसे पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से सही है क्या, नहीं है ये। इट रिक्वायर्ड द सुप्रीम कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू मुस्लिम, ये भी जो है ये भी सेटलमेंट एक्ट के हिसाब से था, तो ये क्या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हिसाब से सही है, नहीं है। करेक्ट पूछा है नाइदर 1 नॉट 2। ना क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। मोतीलाल नेहरू एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 एडवोकेटेड फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखते हैं उस स्टेटमेंट के बारे में सही की गलत, बट अब देखता हूँ सेकंड स्टेटमेंट। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर बाई 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नो, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने 12 से 18 कर दिया, 21 से 18 कर दिया। सो हमारे पास कट पूछा है ना, तो दूसरा तो कट नहीं हो सकता, तो मैंने दूसरा को हटा दिया। अब 1 तो सही होगा ही होगा, ठीक है ना, 1 तो सही होगा ही होगा। एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू वोट इज ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट फॉर एवरी ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आपको प्रेसिडेंट एक बात बताओ यार, गवर्नर बनने के लिए इतना चाहिए 35 ईयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पे आप 18 साल में आप वोट दे सकते हो क्या? 18 साल में आप गवर्नर बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो तो। सो ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा डी। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल ऑन अ स्टेट। किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया तो उसके बारे में हमको बताना है क्या है। इट कैन बी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, भाई खुद की मर्जी से ही प्रेसिडेंट कर सकता है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। President's rule can be imposed on a state if it fails to comply with the direction of the union government to curb the rising COVID-19 cases। बिल्कुल सही है। अगर वो अपनी बात को, जो स्टेट है वो सेंटर की बात को ना माने तो क्या कर सकते हैं हम प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे टू ओनली बी। 80 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द कंट्री, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गिवन above could have contributed to the lengthy size of the Indian Constitution। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लेंथी साइज क्यों है, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म को तो हटा दो भाई, क्योंकि यूके में भी है पार्लियामेंट्री फॉर्म, बट वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उतना लेंदी नहीं है जितना हमारा है। सो अगर फोर्थ हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट पूछा है बिल्कुल। तो हमारे पास फिफ्थ तो नहीं होगा, बिकॉज यूके में भी ऐसा प्रोविजन और यूके का उतना लंबा है नहीं। उसके बाद फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस हटाओ। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, देखो यहाँ पे ऐसा इंडिया में भी है और यूके के अंदर भी है। सॉरी देखिए हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे कॉमन क्या देख रहा है, 1 to 4 तो होगा ही होगा, 1 to 4 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। 1 होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। बट फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस ऐसे तो हमारे पास है। अब ये हमारे पास पूछना है कि थर्ड ये सही होगा कि नहीं होगा, तो ये सही है सेकंड। तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यार फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस तो बहुत सारी और भी कंट्रीज में है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में भी है, बट वहाँ का तो लेंथीएस्ट नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द कंट्री है यूनिटरी टिल्ट। और वैसे हमारे पास ऐसे भी कंट्रीज है जैसे कि यूएस है, वो तो पूरा का पूरा यूनिटरी है, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है क्या? मतलब पूरा यूनिटरी तो नहीं है, बट 100% यूनिटरी बोले तो ऑस्ट्रेलिया है क्या? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से यूनिटरी है। यार इसका एग्जांपल याद नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे कंट्रीज जो यूनिटरी है बट उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन उतना लंबा नहीं जितना हमारा है। सो ये इनकट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में हमको बताना है क्या है सही क्या गलत है, देखते हैं। टिल डेट नो रिवर वाटर और टिल डेट नो रिवर बोर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956।
अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 विदाउट रिक्वेस्ट फ्रॉम एन एग्रीव्ड स्टेट द सेंटर कैन नॉट रिफर द मैटर टू अ वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक, रुको, यस, रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 के अंडर अभी तक कोई भी रिवर वाटर बोर्ड नहीं बना, ये सही है। और अंडर द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 विदाउट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एन एग्रीव्ड स्टेट द सेंटर कैन नॉट रिफर द मैटर टू द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही है। स्टेट की परमिशन के बिना सेंटर नहीं भेज सकता उसको। तो करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स to ensure that people makes their own decision, political stability, enhance the dignity of the citizen, accountable form of government. Which of the following statement given above would strengthen the argument for democracy in comparison to the other form of government? क्या political stability होता है डेमोक्रेसी में? नहीं भाई, यहाँ पे तो कोई भी कभी भी उलट पलट होते रहता है, तो दूसरा नहीं होगा आंसर में। दूसरा कहाँ पे हटा दिया मैंने यहाँ पे। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। द लेजिस्लेटिव एग्जाम अकाउंटेबल टू द जुडिशरी, जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर एंड इट इज अकाउंटेबल टू द, ये सब ऐसे हैं। ओके, सो फोर्थ नहीं होगा। सो इंश्योर द पीपल मेक्स देयर ओन डिसीजन, बिल्कुल सही है। एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा आंसर बी।